होता है। फ्यूचर में करते हैं ना, फ्यूचर को दिखाने के लिए और दूसरा भी वर्ब सब होगा ना। फ्यूचर को दिखाने के लिए क्या और दूसरा भी कोई वर्ब सब है? कौन कौन सा? हम्म तो वो तो शैल विल के साथ ही ना आएगा। लेकिन क्या दूसरा भी ऐसा कोई मॉडल्स है या हेल्पिंग वर्ब है जिससे हम शैल और विल को छोड़ करके दिखा सकते हैं फ्यूचर है? फ्यूचर वास्तव में है क्या? अब जैसे अगर मैं कहूं कि ही इज गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट संडे, क्या इस सेंटेंस में फ्यूचर का बोध हो रहा है? ही इज गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट संडे, वह जा रहा है। देखने में तो लग रहा है कि यह कंटिन्यूअस का मीनिंग दे रहा है, वो प्रेजेंट में है, लेकिन बात किसकी कर रही है? तो इसका जो टाइम है वो टाइम क्या दिखा रहा है? फ्यूचर ही तो दिखा रहा है। यानी एक्शन अभी हुआ नहीं, एक्शन होगा कब? संडे को होगा ना। तो वह संडे को जा रहा है, अभी नहीं जा रहा है, तो फ्यूचर एक्चुअली कोई टेंस है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? फ्यूचर कोई टेंस ही नहीं है। टेंस हमारे पास दो ही होता है, या तो प्रेजेंट होता है या पास्ट होता है। फ्यूचर में कोई एक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी फ्यूचर है वो सभी कन्वर्ट हो जाता है किस में? प्रेजेंट में। पास्ट में कहां से चला जाएगा? प्रेजेंट होगा, वही प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट जब बीतता है तो ही तो पास्ट में जाता है ना जी। तो प्रत्येक एक्शन या तो प्रेजेंट में है या पास्ट में है, उसी को हम एब्जॉर्व कर सकते हैं। फ्यूचर कोई एक्शन है ही नहीं। फ्यूचर में सिर्फ अगर बात होगी तो उसके टाइम की बात की जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर कोई टेंस है क्या? नहीं है। तो अब देख लो इस सेंटेंस में, यह है कंटिन्यूअस का मीनिंग, लेकिन बात किसकी की जा रही है? टाइम इसका फ्यूचर दिखा रहा है। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि आई हैव टू गो टू कॉलेज टुमारो, मुझे कल कॉलेज जाना है। यह सेंटेंस में आया क्या हुआ? हैव है ना। लेकिन क्या इन सभी दोनों सेंटेंस में फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्शन का परफॉर्म कब होगा? टाइम के आधार पर अगर हम देखें तो बाद की बात कर रही है। समझ में आ रहा है? तो ये जरूरी नहीं है कि शैल और विल ही सिर्फ हमें फ्यूचर दिखाएगा। इसके अलावे भी जो है वह क्या हो सकता है? इज भी दिखा सकता है फ्यूचर, है भी दिखा सकता है फ्यूचर टाइम को। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि फ्यूचर अगर टेंस ही नहीं है तो टाइम को दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ज्वेलरीज हैं जिससे हम मदद कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कहा जाए कि आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, इस सेंटेंस में एम भी क्या दिखा रहा है? आने वाले समय की बात कर रहा है ना। बारिश होने वाली है या होने ही वाली है, इट इज अबाउट टू रेन, वर्षा होने ही वाली है, अर्थात बहुत तुरंत के अर्थ में दिखा रहा है, लेकिन दिखा तो रहा है कि आने वाले टाइम का बोध। तो जरूरी नहीं है कि शैल विल ही सिर्फ किस में दिखाएगा? फ्यूचर में दिखाएगा। शैल विल के अलावे भी मॉडल्स या एक ज्वेलरी है जो फ्यूचर को दिखाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये बात याद रखनी है। हाँ, पढ़ रहे हैं शैल विल, तो इसलिए शैल विल पर फोकस होगा। शैल विल के साथ जो हम यूज करते हैं, सबसे पहली बात कि उसके साथ जो आने वाला वर्ब का फॉर्म होता है वह क्या होता है? V1 होता है। इसके अलावे भी हम वर्ब के फॉर्म को यूज कर सकते हैं इसमें, कि बी के साथ हम क्या लिख सकते हैं? थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं, और बी के साथ आईएनजी भी लिख सकते हैं। पहले क्लास में ये सब बताया गया था कि बी प्लस थर्ड फॉर्म कब होता है? बताओ। इसके अतिरिक्त भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, या हैव बीन के साथ हम क्या कर सकते हैं? थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, आईएनजी भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये थर्ड फॉर्म जो आ रहा है वह किस कंडीशन के लिए आ रहा है? बी के साथ आईएनजी और बी के साथ थर्ड फॉर्म। थोड़ा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे पढ़ते हैं। वैसे समझा चुके हैं इस चीज़ों को, बताएं आप।
बोलो कि कहाँ पे हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कहाँ पे इज के साथ आईएनजी वाला वर्ब होता है ना, लेकिन इज के साथ थर्ड फॉर्म भी तो होता है। तो अगर इज के साथ थर्ड फॉर्म होता है, आर के साथ थर्ड फॉर्म होता है, तो वह पेसिव के एक्शन को दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर इज आरएम के साथ आईएनजी वाला वर्ब होता है तो वह एक्टिव के एक्शन को दिखाएगा। तो यह पेसिव के एक्शन को दिखाने के लिए अगर सेंटेंस पेसिव में है तो बी के साथ हम किसका यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का। अगर एक्टिव में है तो एक्टिव में है तो बी के साथ क्या यूज करेंगे, आईएनजी का। ये तो बताया गया था, याद रखना है इस सब चीजों को। जैसे देखो, ही विल टीच यू। इस सेंटेंस में एक्टिव नहीं, पेसिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विल प्लस V1 आया है, वह पढ़ाएगा तो काम कौन करेगा, ही। सेंटेंस का डूअर स्टार्ट में चला आया है ना। अगर सेंटेंस डूअर से स्टार्ट हो रहा है तो यह सेंटेंस को हम किस में समझेंगे, एक्टिव में ही तो समझेंगे। ठीक उसी तरह से ही विल बी टीचिंग यू। अब सेंटेंस में काम कौन करेगा, ही करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि सेंटेंस का जो डूअर है, वह डूअर क्या है, सेंटेंस में काम करने वाला। डूअर का मतलब क्या, कि काम करने वाला, वह सेंटेंस के स्टार्ट में। लेकिन सेंटेंस को बदल दो और ऐसा लिखो कि यू विल बी टीचिंग बाय यू। अब इसमें हम क्या करें, बाय हिम कर दें। ये बाय हिम क्या हो जाता है, बाय प्लस प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन वह किसको दिखाता है, पर्सन के साथ तो बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हैं ना। तो यह दिखाता है कि जो डूअर है वह सेंटेंस के लास्ट में चला गया। समझ में आया। अब यहाँ पे यू डूअर नहीं रहा। क्यों डूअर नहीं रहा, कि अगर इस यू को या इसी सेंटेंस को ऐसा अगर लिखा जाए, ही विल बी टीचिंग बाय यू ही यहाँ पे हम कर दें, तो फिर यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर इसमें हम बाय रख दें तो बाय यू क्या दिखाएगा, कि यह डूअर जो है वह सेंटेंस के लास्ट में आया, आपके द्वारा। तो काम किसके द्वारा होगा, आपके द्वारा। अब ऐसे कंडीशन में टीचिंग का यूज करना क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह सेंटेंस पेसिव में चला गया। ठीक उसी तरह यहाँ पे यू विल बी टीचिंग, अब यहाँ टीचिंग का यूज नहीं होगा, क्योंकि बाय हिम जो डूअर है वह सेंटेंस का पेसिव बना रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में हमें थर्ड फॉर्म लगाना होगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा, टॉट का यूज करना होगा। समझ में आ रहा है कि ना। तो V3 का प्रयोग हम करते हैं स्पेशली इज आर एम या कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ। V3 हैज हैव हैड को छोड़ दें तो, सिर्फ किस किस को छोड़ दें, हैज हैव हैड को अगर छोड़ दें, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, तो वह सेंटेंस किस में चला जाता है, पेसिव में चला जाता है। खैर चलो, ये सब बात तो है ही। अब जान लेते हैं पहले शैल विल के, उसके बाद ये सबको जानेंगे। शैल विल स्पेशली फ्यूचर के लिए होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में भी कर लेते हैं। कोई भी मॉडल न तो पास्ट है अपने आप में, न फ्यूचर है। सब मॉडल का यूज हम किस में कर सकते हैं, प्रेजेंट में किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसका प्रयोग फ्यूचर में भी होगा और प्रेजेंट में भी होगा। देखो, शैल विल के साथ हम किस कंडीशन में आते हैं, आई और वी। ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो गया। आई और वी कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। और इसके अलावे जो बचा ही, सी, इट, दे, और बाकी अदर वर्ड्स, यू भी आएगा इसमें, पहले यू ही लिख लो। और इसके अलावे अदर जो भी हो, अदर प्रोनाउन या अदर वर्ड, अदर नॉन, जो कुछ भी हो, वो सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। यू सेकंड पर्सन में आता है। कहीं भी लिखे से क्या फर्क पड़ता है, चलो ऊपरे लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। कहीं भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई और वी, ये हो गया फर्स्ट पर्सन का, और दूसरा हो गया कौन सा, यू, सेकंड पर्सन का। तो आई और वी के साथ अगर चलता है तो किसका यूज होगा, शैल का।
और बाकी सब जो बच गया इसके साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का। फ्यूचर में दो स्टेट होता है, ये हमें याद रखना है। कितने स्टेट होते हैं, दो। एक सिंपल स्टेट होता है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट होता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो किस स्टेट का है, सिंपल स्टेट का है। सिंपल का अर्थ क्या हुआ, जो जनरल सेंस में चलता है, सामान्य अवस्था में, ये हो गया। लेकिन अगर सेंटेंस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का हो, सेंटेंस में क्या हो, स्ट्रॉन्ग स्टेट की अगर हम बात करते हैं, तो यह स्ट्रक्चर पलटेगा और क्या हो जाएगा, आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे। अब बाकी सब के साथ हम किसका यूज करेंगे, जैसे यू, ही, सी, इट, दे और अदर जो भी आता है, अदर वर्ड, इस सब के साथ हम यूज करते हैं किसका, सेल का। ये जो है वह क्या दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग स्टेट दिखाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आई शैल गो भी कहना सही होगा और आई विल गो भी कहना सही होगा। बस ये कहेगा कि मूड मेरा कैसा है, क्योंकि मॉडल का अर्थ ही क्या होता है, मूड दिखाना। शैल और विल अपने आप में क्या है, एक मॉडल है ना। तो मॉडल का अर्थ ही होता है कि मूड को एक्सप्रेस करेगा। अगर यह मूड दिखाता है कि किस मूड में वह बात कर रहा है, तो ठीक है, आई शैल गो भी लिखना सही है और आई विल गो भी लिखना सही है। तो आई शैल गो भी हम लिख सकते हैं या आई विल गो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। आई शैल गो का अर्थ क्या हो जाएगा, मैं घर जाऊंगा, और आई विल गो का अर्थ क्या हो गया, मैं अवश्य घर जाऊंगा। थोड़ा सा मूड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दोनों के साथ आ रहा है। लेकिन क्या यह सभी जगह इस तरह के कंडीशन होंगे, नहीं हो सकता है। अगर परमिशन और रिक्वेस्ट की बात होगी, तब ऐसे कंडीशन में हम स्ट्रॉन्ग स्टेट नहीं यूज करते हैं, तब हम यूज करेंगे सिंपल स्टेट का। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक चीज ये भी याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट तो तब होता है जब हम मूड को एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में आते हैं। लेकिन अगर बात परमिशन और रिक्वेस्ट की जाए, रिक्वेस्ट की अगर बात हो तो इसी स्ट्रक्चर को चलाएंगे, परमिशन की अगर बात हो तो इसी स्ट्रक्चर को लेकर के चलेंगे। ये बात याद रखना है। समझ में आ रहा है। आगे चल करके समझाएंगे इस चीजों को कि रिक्वेस्ट और परमिशन क्या होता है। पहले इसको नोट कर लेना है। हो गया लिखा हुआ। तो शैल विल का प्रयोग सिंपल स्टेटमेंट में सब जगह। वैसे परमिशन रिक्वेस्ट क्या होता है उस चीजों को समझना है। क्या परमिशन स्ट्रॉन्ग स्टेट में बना सकते हो, जैसे कैन और मे जब हम पढ़ा रहे थे, तो क्या परमिशन लेने के लिए हमें ऑब्लाइज्ड होना चाहिए कि स्ट्रॉन्गनेस दिखाना चाहिए, बताओ। कैन आई कम इन कहना बेहतर होगा कि मे आई कम इन कहना होगा, फॉर्मल में मे आई कम इन कहना बेहतर होगा ना, क्योंकि अगर फॉर्मल यूज कर रहे हैं तो क्या ऐसे सेंटेंस में परमिशन के लिए, देखो तो, अगर हम स्ट्रॉन्ग बना करके बोलना चाहें तो क्या ऐसा बोला जा सकता है, विल आई ओपन द डोर। क्या इस सेंटेंस में ऐसा बोला जा सकता है, बताओ। अभी हमने पढ़ा ना कुछ देर पहले कि आई शैल रीड, ये भी कहना ठीक है, और आई विल रीड ये भी कहना ठीक है। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट और परमिशन नहीं है। पहला जो है वह सिंपल स्टेट दिखा रहा है कि मैं पढ़ूंगा, दूसरा सेंटेंस क्या दिखा रहा है कि मैं अवश्य पढ़ूंगा। तो यह स्ट्रॉन्ग स्टेट दिखा रहा है, यह क्या दिखा रहा है, सिंपल स्टेट दिखा रहा है। तो इसमें कहीं भी रिक्वेस्ट और परमिशन की बात नहीं हो रही है। इस सेंटेंस में देखो कि ही सेड टू मी विल आई ओपन द डोर। बताओ सेंटेंस में क्या रिक्वेस्ट का अर्थ है कि नहीं है, रिक्वेस्ट का अर्थ है ना।
तो अगर यह सेंटेंस रिक्वेस्ट के मीनिंग में ले रहा है तो इस रिक्वेस्ट में यहां पे तो विल का प्रयोग करना ही क्या है, गलत है, सबसे पहली बात। तो यह सेंटेंस बनेगा क्या, यहां पे होना क्या चाहिए था, शैल। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन देखो, तो अगर हम विल आई ओपन द डोर कहीं कहते हैं तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। स्पीच में भी हमें वही बात याद रखना है कि अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट की बात हो रही है, अगर सेंटेंस रिक्वेस्ट की बात कर रहा है तो सेंटेंस में हम ही हो या सी हो, इसके साथ अगर पास्ट को रेफर करना चाहते हैं, पास्ट को रेफर करना चाहते हैं तो उस जगह हम किसका यूज करेंगे, शुड का। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर रिक्वेस्ट ना हो करके फ्यूचर दिखाता हो, फ्यूचर की बात करता हो, क्या, शैल और विल, ये दोनों बात याद रखना है, शैल और विल। अगर फ्यूचर की बात करता हो तब उस जगह ही या सी के साथ हम यूज करेंगे किसका, वुड का। यह स्पीच में याद रखना है, यह बहुत काम की चीज है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, शैल का शुड और विल का वुड कर देते हैं, लेकिन यह स्पीच में यह बात याद रखनी है कि अगर रिक्वेस्ट की बात हो रही है स्पीच में और पास्ट को रेफर करना हो तो ऐसे कंडीशन में हम शैल विल के जगह शुड का यूज करेंगे और शैल विल के जगह हम किसका यूज करेंगे, किसके साथ, ही सी के साथ। जबकि ही सी के साथ तो वुड ही होता है हमेशा। समझ में आ रहा है ना। इसी एग्जाम्पल को चेंज करने की कोशिश करो और देखो बना करके इसका नरेशन क्या होगा। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर क्या है, शैल आई ओपन द डोर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही टोल्ड होगा जी। सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन है ना, इंटरोगेटिव है ना। अगर यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड को हम टोल्ड में कैसे बदलें, यह सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। देख रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अगर यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यह रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। ये सब तो पढ़ा होगा। तो ई आस्क्ड और उसके आगे हम क्या लिखे, मी। अब यह जो सेंटेंस क्या है, यह WH क्वेश्चन वर्ड है या यस नो क्वेश्चन है, WH है। कहाँ लगा हुआ है WH, वाट वेयर से जो होगा वो ना WH। ये क्या है जी, यस नो क्वेश्चन है ना। यस नो क्वेश्चन में रिक्वेस्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमा है, तो हमने पढ़ा था कि अगर वह यस नो क्वेश्चन हो तो उस इन्वर्टेड कॉमा के जगह हम क्या करते हैं, या तो इफ या वेदर का यूज करते हैं, पढ़ा था ना। अब यह ओपन क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो अफर्मेटिव में जैसे ही इसको हमने बदला तो क्या होगा, आई शैल ओपन द डोर, ये हो जाएगा। अब इसे हमें चेंज करना है स्पीच में। तो आई फर्स्ट पर्सन है, किसके आधार पर बदलेगा, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के आधार पर बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलता है। तो यहाँ जो है वह कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके आधार पर बदलेगा, सब्जेक्ट के आधार पर। और सब्जेक्ट है क्या सेंटेंस के अंदर, ही है ना, तो ही आ गया। अब क्वेश्चन उठता है कि ही के साथ यहां पर क्या हम वुड का प्रयोग करें, ये बताना है। ओपन द डोर, क्यों, क्योंकि ही के साथ हम यूज करते हैं विल का, तो विल के रेफर में पास्ट में अगर हम उसका यूज करते हैं तो वुड होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ वुड होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वुड, क्योंकि सेंटेंस का जो मीनिंग है वह मीनिंग किस में जा रहा है, रिक्वेस्ट में जा रहा है। तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि अगर सेंटेंस में शैल विल का अर्थ रिक्वेस्ट के लिए हो तो ही सी के साथ हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। अगर वह फ्यूचर दिखाता हो तो ही सी के साथ हम किसका यूज करते हैं, वुड का। तो यहाँ जो सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट दिखा रहा है। अब इसी को फ्यूचर में चेंज करके देखो उसके जगह पे क्या होगा।
जैसे इस क्वेश्चन में दिया रहे कि ही सेड टू मी shall I pass the examination। इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट है क्या? या तो फ्यूचर की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट नहीं है, वो अपने विषय में बोल रहा है। यहां दरवाजा खोलने की बात थी तो कह रहा था कि shall I open the door, क्या मैं दरवाजा खोलूं? समझ में आ रहा है ना? तो अब खोलूं तो क्या कर रहा है, इस व्यक्ति से यह रिक्वेस्ट कर रहा है ना, या परमिशन मांग रहा है। ये भी हो सकता है। रिक्वेस्ट और परमिशन दोनों बात याद रखना है कि रिक्वेस्ट भी लिखे हुए थे वहां पे और क्या बताए थे, परमिशन। ये दोनों में हम यूज करेंगे इसी कंडीशन का। लेकिन इस सेंटेंस में न तो रिक्वेस्ट है न ही परमिशन है। यह बात किसकी कर रही है, फ्यूचर की। तो यह सेंटेंस फ्यूचर में जा रहा है, फ्यूचर को दिखाने के लिए आ रहा है। ना तो इसमें कोई एक्शन है, ना कोई सॉरी, ना इसमें कोई परमिशन है, ना रिक्वेस्ट है। तो अब इसको चेंज करके बताओ तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ, अब वही बनेगा ही। अब यहां हम शुड का प्रयोग नहीं कर सकते, पास द एग्जामिनेशन। कहां पे गलती हुआ है बताना है। अब यहां शुड का यूज नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट और परमिशन नहीं है। तो ही के साथ जो होता है वही होगा। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे वुड हो जाएगा। ये कॉमन एरर में बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखना है, खास करके करेक्ट द सेंटेंस और कॉमन एरर के लिए। तो अक्सर हम लोग ये समझ लेते हैं कि शैल का शुड, विल का वुड लिखते हैं स्पीच में, लेकिन यह हर जगह काम नहीं करता है। चलो पहले इसको नोट कर लें हम लोग। तो यहाँ पे सही कर लेना है ना। यहाँ जो काटा हुआ है वहां पे हम क्या लिखें, शुड लिखेंगे। इसको सही कर लेना है, यहाँ शुड का यूज होगा। समझ में आया ये चीज? तो रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करेंगे ये, और ये खास करके चलता किस में है, तो स्पीच में। ये बात याद रखना है। पास्ट को रेफर करने के लिए इस तरह के सेंटेंस में हम यूज करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो। तो यह स्पीच के स्टेटमेंट में हम शैल का शुड, विल का वुड करते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। ये बात याद रखनी है। हाँ, ही एडवाइस देने में बड़ा तेज है। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, ये बोल रहा था। दुनिया में सबसे अधिक दी जाने वाली कौन सी चीज है और सबसे कम ली जाने वाली कौन सी चीज है, बताओ। हमको तो कहते हैं इसको जीके के क्वेश्चन बना दिया जाए कि अधिक से अधिक लोग क्या देता है एक दूसरे को, एडवाइस, सलाह। कुछ भी करते रहो, कोई आएगा, तुम कुछ भी कर रहे हो, ऐसे करते तो बेहतर होता, इस तरह से करते तो और अच्छा होता। भले ही उसको उसमें ज्ञान
चौवन्नी हो ना हो चार आना का ज्ञान हो ना हो उस विद्या में। अब मान लो कि क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, देखने वाला दर्शक उसमें से दो चार ऐसा होता, ओह ओह मिस कर गया, ऐसे जो बाल बल्ला घुमाता तो सीधे बाउंड्री से बाहर जाता। तो इस तरह की बातें बहुतें होती है। तो दुनिया में एडवाइस देना बहुत, और सबसे ली जाती है कम क्या चीजें। हाँ, ये एडवाइस सब एक दूसरे को, ज्ञान चंद सब है जो देने के लिए तैयार रहता है। चलो, व्यवस्था में उंगली करने के लिए सब तैयार होता है। ऐसे ही एक बार एगो एगो पहुंच गया इसी ऐसे ही जैसे ये है, एक मंदिर में गया और कहा कि भगवान आप तो सब दिन यूं ही खड़ा रहते हैं, ऐसे करके हाथ दुखता है कि नहीं दुखता है आपका और न कुछ बोलते हैं न कुछ सुनते हैं, सिर्फ खड़े रहते हैं खड़े खड़े तो आप थक भी जाते होंगे, और आप के रहते हुए न्याय भी तो नहीं होता है, तो फिर आपका रहकर रहना ही बेकार है। भगवान ने भी कहा ठीक है, एक दिन संभालो मेरी सत्ता, देखो संभाल करके क्या होता है। कहा कि ये तो आपके जगह पे हम रहते तो इससे बेहतर न्याय करते। कहा ठीक है आओ, बस शर्त मेरी एक ही है कि तुम्हें भी कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ खड़े रहना है और देखते रहना है कि क्या होता है। तो कहा ठीक है, आप घूम करके आइए, जाइए बाजार उजार घूमिए, दुनियादारी देखिए। भगवान को कहा, वो आदमी खड़ा हो गया उसके सत्ता पर, खड़ा ही रहना था, बोलना कुछ नहीं था उसको। एक जब चला गया तो सबसे पहला आदमी जो आया एक बिजनेसमैन था, जैसे ही झुका तो उसका पर्स गिर गया प्रणाम करने के लिए झुकता है ना जी, तो उसका पर्स गिर गया। अब इसको तो बोलना था नहीं, पहले ही शर्त रखा हुआ था, भगवान ने कह दिया था कि देखो तुमको भी खड़े रहना है, बोलना कुछ नहीं। अब इसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि गिर गया है और उसको कैसे न कहें कि तुम्हारा गिर गया है फिर भी किसी भी तरह वह बर्दाश्त किया, नहीं बोला, वह चला गया व्यापारी। दूसरा एक गरीब आदमी आया और वो पर्स उठा लिया, या फिर भी बोलने लगा है तुम्हारा पर्स नहीं है, फिर भी चुप हो गया। या कहा कि अब शर्त रखा हुआ है कि बोलना नहीं है, तो बोलने की पूरी प्रयास की लेकिन फिर शांत हो गया, तो वो भी पर्स लेकर के चला गया। कुछ देर के बाद फिर वह व्यापारी आया और उसके बाद वो जो पर्स लेके चला गया था उस स्थान पे खड़ा होकर के एक नाविक था जो प्रार्थना कर रहा था कि मैंने नई नाव खरीदी है, मुझे समुद्र में जाना है, मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि ढेर सारी मछलियां मैं पकड़ूं और मेरा व्यापार बहुत बढ़िया चले। ये प्रार्थना कर रहा था। तभी वो व्यापारी आया पुलिस सबको लेकर के और कहा यही है जो मेरा पर्स चुरा लिया है, उस नाविक को। अब ये जो खड़ा था भूत बन करके, इससे बर्दाश्त तो हुआ नहीं, क्योंकि कितना करता, पहली बार चुप रहा, दूसरी बार चुप रहा, अब तीसरी बार इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा कि ये तो न्याय नहीं है, क्योंकि पर्स किसी और ने चुराया था, मार कोई और खा रहा है। जोर से चिल्लाया कि ये पर्स नहीं लिया है तुम्हारा, पर्स इससे पहले जो आया हुआ था आदमी वो तुम्हारा चोरी किया है, चलो मैं दिखाता हूँ वो कहाँ पे है। अब ये तो बोल दिया, शर्त अपना तोड़ लिया। जब रात में भगवान मिले आए तो कहा कि देखिए मैं था तो न्याय कर दिया। किसको बोला? भगवान को, कि मैं था तो न्याय कर दिया, और आप रहते ना तो सिर्फ खड़े रहते, न कुछ बोलते न सुनते, सिर्फ मेरे रहते हुए क्या हो गया, न्याय हो गया। कहा तुमने न्याय कहाँ किया, तुम्हें चुप रहना था ना, तुम्हें तो कुछ बोलना नहीं था, तुमने कैसी न्याय किया है। हमने वैसी व्यवस्था बनाई थी कि व्यापारी के पास बहुत सारे धन था, समझ में आया, बहुत सारा धन था, थोड़ा सा धन चला गया कोई बात नहीं है, क्योंकि उस गरीब आदमी को खाने के लिए कुछ नहीं था, उस धन का उपयोग वो खाने में करता, भूखे मरता नहीं, और उस व्यापारी का कुछ तो जाता नहीं क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन था। इसलिए मैंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी। और जिस नाविक को तुमने न्याय कह रहा है कि मैंने दिलाया, उसे मार खाने से बचाया, वास्तव में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था कि वह समुद्र में जो नाव लेकर के जाता तो 5 दिन के बाद समुद्र में तूफान उठने वाला था, वो मर जाता। जेल में रहता तो कम से कम सुरक्षित तो रहता। ये मेरी व्यवस्था थी, लेकिन उस व्यवस्था में तुमने क्या किया,
उंगली कर दिया। तो जो भी व्यवस्था बनाया हुआ है वह सभी किसी न किसी उद्देश्य से बनाया हुआ है, तो अक्सर लोग उसमें उंगली करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यही दिक्कत है। चलो नोट कर लिया इसको। तो जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? बहुत हद तक ठीक हो रहा है, कुछ कुछ हद में ठीक नहीं होता है, वो कर्म के कारण नहीं होता है। लेकिन बहुत हद तक ठीक ही होता है। एक दो बातें और याद रखनी है इसमें, कि सेल के साथ अगर हम नॉट का यूज करते हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? साइलेंट नहीं होता। ये लिखना क्या है? होता क्या है? सेंट होता है। और दूसरा क्या होता है? अगर हम विल के साथ ऑन्ट लिखते हैं तो यह विलंट नहीं होता है। क्या होगा? ऑन्ट होता है। तो अगर किसी सेंटेंस में हमें इस तरह की बात रखनी हो, नेगेटिव फॉर्म दिखाना हो, जैसे ही ऑन्ट गो टू मार्केट, तो इस सेंटेंस में यह ऑन्ट का अर्थ क्या है? इस ऑन्ट का अर्थ है विल नॉट, कि वह बाजार नहीं जाएगा। तो विल शॉर्ट फॉर्म होता है। तो एक बात इस शॉर्ट फॉर्म के लिए याद रखनी है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव, तो इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए जो हम क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं ना, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? विल यू या ऑन टू यू। समझ में आ रहा है ये? दूसरा, जब लेट से, इंपेरेटिव जब V1 से शुरू होता है, या सेंटेंस किससे शुरू होता है? डोंट से शुरू होता है। ये चीज इंपेरेटिव की पहचान पढ़ाए हुए थे। जैसे ओपन द डोर, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग हम शैल वी नहीं लिख सकते हैं। इसमें हम शैल वी नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो विल यू लिख सकते हैं, या इसी का ऑन टू यू भी लिखा जा सकता है। ये दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह जो सेंटेंस है वह इंपेरेटिव में क्या है? पॉजिटिव है। किसी भी नेगेटिव वर्ड का तो इसमें यूज नहीं किया गया है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग या तो विल यू बनेगा या ऑन टू यू बनेगा। अगर वह पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो दोनों बन सकता है, विल यू भी हम लिख सकते हैं और ऑन टू यू भी। लेकिन अगर वह निगेटिव स्टेटमेंट हो जाए, जैसे डोंट ओपन द डोर, तब क्या लिखेंगे? क्या इस सेंटेंस में हम विल यू या ऑन टू यू दोनों लिख सकते हैं? तो हम देख रहे हैं कि सेंटेंस जो है वह डोंट क्या हो गया? नेगेटिव स्टेटमेंट को रेफर कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम नेगेटिव तो यूज करेंगे नहीं। तो ऐसे कंडीशन में ऑन टू यू लिखना सही हो, विल यू लिखना सही होगा, और ऑन टू यू लिखना क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो ये तो था इंपेरेटिव में हम शैल विल का यूज करते हैं। लेकिन शैल का यूज कहाँ करते हैं? तो जब सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होता है। ये भी बात याद रखनी है। लेट वाले के, लेट भी V1 ही है, लेट भी इंपेरेटिव ही आता है। लेट जो है वह क्या है? V1 का ही फॉर्म है। लेकिन अगर इसके साथ हम लेट अस लिखते हैं, लेट अस, तब इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वह विल यू नहीं होगा। तब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? शैल यू। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है क्योंकि अस जो है सो इसमें आकर के इंडिकेट कर गया। बाकी सेंटेंस ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, ये जो इंपेरेटिव है इसमें सेकंड पर्सन आ रहा है, लिसनर आ रहा है। तो यहाँ सेकंड पर्सन आ रहा है, और यहाँ लेट अस ऑलरेडी अस दिखा रहा है कि हम फर्स्ट पर्सन इसमें आ रहे हैं। तो अस का जो नॉमिनेटिव फॉर्म होगा वही चेंज होकर के क्वेश्चन टैग में आ जाता है। इसमें क्या है? यू का यूज किया गया जो हमें दिखाई नहीं देता है।
ओपन द डोर हम किसको कहेंगे? घर पे जाके किसी को कहेंगे क्या? तो कहेंगे किसको? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर किसको कहेंगे? सामने वाले को कहेंगे ना, कि फोन पे कहेंगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकर के आओ वहां से। जो सामने में रहता है वहीं पे या तो आदेश दिया जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन को क्या बोलते हैं? लिसनर। और लिसनर जो होता है वो यू होता है, इसलिए यू का यूज उसमें किया गया। और इसमें क्या है? अस ऑलरेडी आया हुआ है, तो ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसमें अस का यूज किया गया है। इस इंपेरेटिव सेंटेंस में यू का यूज किया गया है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। और उस यू के लिए हमें यूज करना पड़ता है किसका? विल का। और इस अस के लिए यूज करना पड़ता है किसका? सेल का। तो ये फंक्शन है क्वेश्चन टैग में, नोट कर लेना इसको। तो क्वेश्चन टैग में सेल विल का भी यूज होता है, लेकिन कब? जब सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में हो उसके जगह। और अगर सेल से भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें सब्जेक्ट है ही तो जो जनरल स्टेटमेंट होगा, जैसे आई शैल गो, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाओगे? हाँ, आई शैल गो का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? उसमें शैल है ही हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट दिया ही हुआ है, तो शैल के साथ नॉट जोड़ो, सेंट हो जाएगा, आई हो जाएगा, वो सिंपल है। तो सेंट आई हो जाएगा। तो वो तो खैर अलग स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंपेरेटिव के विषय में ना। अब हम चलते हैं कंडीशनल क्लॉज की तरफ। जैसे आई शैल हेल्प हर इफ शी विल कम। इस सेंटेंस में कहाँ गलती है ये बताना है। आई शैल हेल्प हर इफ शी विल कम, सेंटेंस में कहीं एरर है या सेंटेंस अपने आप में सही है? सोच के बताना है कि यह सेंटेंस सही है या इसमें कहीं एरर है। कहता है फ्यूचर में जो कंडीशनल क्लॉज आता है, उस कंडीशनल क्लॉज में हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा होता है जो एक्शन फ्यूचर की बात होता है, यानी दोनों जो होता है वो फ्यूचर में ही होता है। समझ में आ गया कि नहीं? दोनों जो होगा वह किस में होगा? फ्यूचर में ही होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक कंडीशन होगा, ये कंडीशन दिखाएगा। कंडीशन का अर्थ क्या हो गया? शर्त रखेगा। समझ में आ रहा है? तो शर्त अगर रखता है तो कंडीशन किस किस के बीच हो सकता है? एक प्रिंसिपल क्लॉज हो सकता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है। दोनों के बीच में तो शर्त रखेगा तो क्या होगा? एक पीसी होगा और दूसरा क्या होगा? एससी होगा। या एक एससी होगा, यह भी हो सकता है ना। और एक क्या होगा? पीसी होगा। अपोजिट चल सकता है। एससी पहले हो सकता है, पीसी बाद में हो सकता है। पीसी का मतलब प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको मेन क्लॉज कहते हैं। और एससी जिसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, सहायक क्लॉज कहते हैं। क्लॉज कितने होते हैं? क्लॉज दो तरह के होते हैं। क्लॉज सेंटेंस का ही एक पार्ट है ना जी। जैसे कहा जाए कि आई सॉ अ बॉय हु वाज वेरी इंटेलिजेंट। मैंने एक लड़का को देखा जो बहुत क्या था? इंटेलिजेंट था। इसमें दो पार्ट है। कहां से कहां तक? आई सॉ बॉय एक पार्ट हो गया, और दूसरा जो पार्ट है इसका क्या है? हु वाज ब्लाइंड, यह दूसरा पार्ट है। तो यही पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। सेंटेंस का जो पार्ट होता है वही क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। अब जो ये क्लॉज है इसमें पूरा मीनिंग है ना। हु वाज वेरी इंटेलिजेंट, जो बहुत तेज था, इसका क्या अर्थ? कोई अर्थ
यह हु कहां से मीनिंग लेगा, पीछे से लेगा, तो यह डिपेंडेंट हो गया। अगर डिपेंडेंट हो गया तो वह क्लॉज कौन सा क्लॉज कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। अगर वो अपने आप में पूरा अर्थ देता है तो कौन सा क्लॉज कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। या डिपेंडेंट ना होकर के इंडिपेंडेंट होगा, या इसी को हम बोलेंगे मेन क्लॉज बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्लॉज की बात है, धीरे धीरे समझ में आएगा ये। तो दोनों के बीच में अगर कंडीशन रखा जाता है तो ये कंडीशन में हमें याद रखना है कि अगर यह फ्यूचर की बात कर रहा है तो एगो क्लॉज को प्रेजेंट में बदलना जरूरी होता है। समझ में आ गया? कौन सा क्लॉज प्रेजेंट में रहेगा बताओ? जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वह किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वह किस में होगा, वह फ्यूचर में होगा। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वह किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वह किस में होगा, फ्यूचर में होगा। यह बात याद रखनी है। फ्यूचर बोले तो इसका मतलब हो गया कि इसमें हम यूज करेंगे शैल विल, शैल या विल। समझ में आया? अब प्रेजेंट की अगर बात कहता है तो इसमें यूज करेंगे V1, या V1 में क्या लगाते हैं, एस या एस। हाँ, कभी कभी ऐसे कंडीशन में इज आर एम के साथ V1 प्लस ING भी होता है, ये भी बात याद रखना है। ये तो होता ही है, लेकिन इसके अलावे इज आर एम प्लस V1 प्लस ING भी होता है इसमें। अब अगर प्रिंसिपल क्लॉज कह रहा है फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर से यहाँ अर्थ ले लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? उल्टा चलेगा। अगर एस सबऑर्डिनेट प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट से यहाँ का अर्थ ले लो। अब दोनों देखना है। अब पहचान कैसे करोगे कि यह सबऑर्डिनेट है कि यह प्रिंसिपल है? तो देखो कि कौन सा डिपेंडेंट है, कौन निर्भर हो रहा है किस क्लॉज पर। बताओ इन दोनों में कौन निर्भर है? हाँ, और दूसरी बात कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वह सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। इसका मतलब कि सेंटेंस अगर दैट से शुरू हो रहा है, इफ से शुरू हो रहा है, सो से शुरू हो रहा है, देयरफॉर से शुरू हो रहा है, तो यह सभी सेंटेंस किस में चला जाएगा? तो पहचान के लिए याद रखो, हालांकि हर जगह इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इफ कभी कभी इन्वर्टेड कॉमा, कुछ देर पहले देखा कि नहीं, इफ इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन को तोड़ करके हमने लाया था। तो ये इफ से शुरू होने वाला हर जगह नहीं होगा, लेकिन बहुत जगह काम करेगा यह। तो यहां से यहां तक अगर हम देखते हैं तो यह कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये जो क्लॉज है वह कौन सा क्लॉज है, यह प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है। तो क्या कहा कि अगर कंडीशन रख रहा है, जैसे आई शैल हेल्प हर, मैं उसकी मदद करूंगा, इफ शी विल कम, अगर वह आएगी। तो अगर वह आएगी तो इसमें कंडीशन कहां पे आ रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आ रहा है ना। इसका मतलब हुआ कि अगर वह आती है तो मैं उसकी मदद करूंगा। समझ में आ रहा है? इसका अर्थ हुआ कि यहां जो हमने विल का प्रयोग किया है ये तो गलत है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो भी होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट का। V1 या V1 में क्या लगाते हैं। अब सी के साथ तो कम होगा नहीं, तो इस कम के लिए हमें क्या यूज करना होगा, कम्स का यूज करना होगा, तब जाकर के यह सेंटेंस सही हो जाएगा। या ऐसे भी तो लिखा रह सकता है, पहले यही हो सकता है, या ऐसे भी हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं कि इफ सी कम्स आई शैल हेल्प हर। समझ में आया? ऐसे भी उल्टा करके हम लिख सकते हैं। दोनों चीज बता दिए हैं कि अगर दोनों कंडीशन में आता है तो ये। तो जब कभी भी दोनों फ्यूचर की बात अगर करे, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सेंटेंस में देखो कि अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या दोनों सेंटेंस फ्यूचर में बात कर रहा है कि नहीं? गागेगी पर चलेंगे तो यहां भी गागेगी, यहां भी गागेगी, फ्यूचर ही आ रहा है। तो क्या इस सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसे होगा, इफ यू विल कम आई शैल हेल्प यू, क्या ऐसा बनेगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अगर कंडीशनल क्लॉज रखता है तो जो कंडीशन सबऑर्डिनेट का होगा वह किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। और प्रेजेंट में होगा इसका अर्थ क्या हुआ कि इज आर एम के साथ किसका यूज करेंगे हम, V1 ING का भी यूज कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे कुछ देर के बाद। या नहीं तो V1 प्लस SES का यूज करेंगे। तो इसका अर्थ यहाँ पे कहाँ गलती हुआ है,
कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमें यूज करना होगा किस में, प्रेजेंट में। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया तो इसको प्रेजेंट में रख दो। इफ यू कम आई शैल हेल्प यू, अगर तुम आते हो तब तो मदद करूंगा। कहने का मतलब ये है कि पहला काम किसका होगा, मदद करना तो बाद की बात है, तुम आते हो तो मदद की जाएगी। तो इसका अर्थ हुआ कि अब ऐसा नहीं कि तुम आओगे या मैं मदद करता हूं, ऐसा भी तो नहीं होगा कि मैं पहले मदद ही कर दूं तब तुम आना, ऐसा होगा क्या? तो पहले आना पड़ेगा, उसके बाद मदद मैं करूंगा। तो ये कंडीशन होता है, तो ये कंडीशन में ऐसा हो जाएगा। अब जैसे अगर कहा जाए सेंटेंस में वी शैल नॉट गो इफ इट विल रेन, बताओ इसमें गलती है सेंटेंस में? कहा? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। बात किस में हो रही है, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में कंडीशन बताएगा, तो पहला क्लॉज जो होगा वो पीसी अगर है तो किस में होगा, फ्यूचर में होगा। अगर सबऑर्डिनेट है तो वो किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ इसको किस में रखेंगे हम, प्रेजेंट में। या तो यहाँ पे रेंस कर देना ठीक है, या इस सेंटेंस को इट इज रेनिंग कर देना ठीक है, दोनों में से दोनों सही होगा। कि वी शैल नो गो आउट, आउट जोड़ दो तो और सेंटेंस सही हो जाएगा। बाहर नहीं जा सकता ना, तो गो आउट, मैं बाहर, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे अगर वर्षा होती रही तो। समझ में आया कि नहीं? तो ये कंडीशन हो गया, अगर वर्षा होती रही तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में अब वर्षा होगी तब बाहर नहीं जाएंगे, ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि होगी तब नहीं जाएंगे। तो अब दोनों एक्शन क्या होगा, फ्यूचर में चला जाएगा, और दोनों फ्यूचर में हो नहीं। तो कंडीशन रखेगा कैसा, कि अगर हो रही होगी तब बाहर नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए सेंटेंस में इज रेनिंग जो देगा यह रही रही के अर्थ में देगा। इसका मतलब कि बारिश की बूंदे जो गिरती रहेगी तब हम बाहर नहीं जाएंगे, अगर वर्षा होती है तो बाहर नहीं जाएंगे। तो ये दोनों कंडीशन हो गया, रही है तो भी बाहर नहीं जाएंगे, होती है तो भी। तो क्या समझ में आया कि फ्यूचर में कंडीशनल क्लॉज के साथ दो सेंटेंस बनता है, एक पीसी और दूसरा किसका, एससी। यानी मेन क्लॉज किस में होगा, शैल विल के साथ आएगा, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वह किसके साथ आएगा, V1 या SES, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट काम करेगा। और दूसरी बात कि वह कंटिन्यूअस फॉर्म भी ले सकता है, इज RM के साथ हम चाहे तो V1 प्लस ING भी लिख सकते हैं, नोट कर लेना है इसको। अब कॉमन एरर का जो पार्ट है वो हम लोग अगले दिन देखेंगे, बस आज यहीं तक रखते हैं। यहाँ स्पेलिंग सही कर लो, FUCTURE, ये गलत लिखा गया है, FUTURE, इसको सही कर लेना है। वो फ्लो फ्लो में लिखा जाता है, उसको सही थोड़ा सा केयरफुल होकर के देखना है। चलो, करेक्ट द सेंटेंस कॉमन एरर, इसका सेकेंड पार्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, जिस क्वेश्चन को बनाना है या घर से बना करके लाना है। बोर्ड साफ नहीं हो रहा है, क्या बात? तो कंडीशनल क्लॉज समझ में आ गया सबको? चलो एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन को बनाओगे, लिखोगे। आ जाओ।
चलो इस क्वेश्चन को देखो और देखो कहाँ पे करेक्शन की जरूरत है या सेंटेंस अपने आप में पूरा सही है। चलो ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को देखना है कहाँ कहाँ इसमें एरर है या कहीं सेंटेंस सही है अपने आप में ये बताना है। समझ में आया क्या क्या गलती है। पहला जो सेंटेंस है कह रहा है यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, ये तो अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल सही है। यू के साथ विल का यूज होता है, यू के साथ क्या होता है, विल का यूज होता है। विल के साथ हैव लिखा गया, हैव के साथ थर्ड फॉर्म होता है, ये भी ठीक है, नेम ऑफ महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी कह क्या रहा है सेंटेंस, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। सुना है या नहीं सुना है? अगर सुना है तो यह स्टेटमेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। क्योंकि कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग स्टेट होता है उसमें शैल के जगह क्या करते हैं, विल, और विल के जगह क्या लिखते हैं, शैल। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या विल को चेंज करना चाहिए या रहने देना चाहिए? क्योंकि आपने सुना ही होगा तो ये तो निश्चित है ना जी। अगर यह निश्चित है तो स्ट्रॉन्ग स्टेट होना चाहिए कि आपने अवश्य सुना होगा। कहने वाला व्यक्ति तो ये कह रहा है, स्पीकर जो है वह यह दिखा रहा है कि आपने क्या होगा, निश्चित सुना होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें स्ट्रॉन्ग स्टेट दिखाना है, और स्ट्रॉन्ग स्टेट दिखाने के लिए हमें विल को हटा करके क्या करना होगा, लेकिन शैल रखने से भी सेंटेंस नहीं होगा। अब शैल रख करके हम सेंटेंस को सही कर दें कि यू शैल हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, तो भी सेंटेंस सही नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना है कि जब स्ट्रॉन्ग स्टेट दिखाना है परफेक्ट फॉर्म को, किसमें, हैव प्लस थर्ड फॉर्म को, तो उस जगह हम यूज करना पड़ेगा किसका, मस्ट का। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। अब यह स्ट्रॉन्ग स्टेट में बदला तो शैल और विल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म को अगर स्ट्रॉन्ग स्टेट में ले जाना है तो स्ट्रॉन्ग स्टेट के लिए हमें यूज करना होगा किसका, मस्ट का। तो यह स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाएगा। पहला कंडीशन ये याद रखना है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा नहीं कह सकते कि यू शैल हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी और इसका अर्थ कि आपने अवश्य सुना होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है और यह डिफिनिट फॉर्म में यानी स्ट्रॉन्ग स्टेट में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो इसीलिए हमें मस्ट दिखाना होगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही आस्क्ड मी इफ ही वुड गो टू द पिक्चर। क्या है सेंटेंस में? या गो टू द पिक्चर, यहाँ जो ही है किसी न किसी पर्सन को चेंज करके आया होगा, और ही अगर चेंज करके आया है तो ही फर्स्ट पर्सन रहा होगा, तभी यहाँ पे ही आया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, मी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चेंज हो नहीं सकता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आई क्या करेगा? आई शैल गो टू द पिक्चर, रिक्वेस्ट के फॉर्म में आएगा। और रिक्वेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि वुड का यूज नहीं करते हैं, वहां पे किसका यूज करना पड़ेगा? शुड का यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वह जितने भी स्टेटमेंट को पढ़े हैं उसके आधार पे आकर के बनाएंगे। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, इफ मोहन विल डू इट आई शैल स्कॉल्ड हिम। अगर मोहन यह करेगा मैं उसे डांटूंगा। यह कंडीशन बता रहा है कि ऐसा करेगा तो डांटूंगा, नहीं करेगा तो नहीं डांटूंगा। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कंडीशन आ रहा है ना। कंडीशनल क्लॉज के लिए हमें यूज रखना है कि अगर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम किसका यूज करते हैं? V1 का प्रयोग करेंगे। और V1 में एस भी तो लगा सकते हैं। मोहन क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर हो रहा है ना, तो सिंगुलर हो रहा है तो डू तो होगा नहीं, करना क्या पड़ेगा? डज। तो विल डू को हटा करके यहाँ पे रखना पड़ेगा डज। इफ मोहन डज इट आई शैल स्कॉल्ड हिम। इन दोनों के बीच में आ क्या रहा था? इन दोनों के बीच में आ रहा था कंडीशन। समझ में आ रहा है ना? और कंडीशन अगर आ गया, फ्यूचर की बात हो रही है, तो पहला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वह हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट में या कंटिन्यूअस, दोनों पढ़े हैं। और जो फ्यूचर की बात होगा उसमें सिंपल फ्यूचर यूज करेंगे। तो कंडीशन में ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस को बताना है, ये तो बहुत हल्का है। यू विलंट होता है क्या? क्यों? क्योंकि विलंट तो इज में नॉट लगाया तो इजेंट, हैज में नॉट लगाया तो हैजेंट। लेकिन दो तीन ऐसे फॉर्म है जिसका चेंज होता है। कौन कौन सा? एम प्लस नॉट, एमेंट ना होकर के क्या होता है? आरंट हो जाता है। ठीक उसी तरह से सैल प्लस नॉट, सैल प्लस नॉट सैलेंट नहीं होता है, क्या बनता है? सेंट बनता है। और विल प्लस नॉट विलंट ना होकर के क्या बनता है? ऑन्ट। ये तो हम लोगों ने पढ़ा। इसका अर्थ हो गया कि यहाँ पे विलंट का अर्थ ना होगा बल्कि ऑन्ट का अर्थ होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, इंग्लिश विल बी टीचिंग बाय मिस्टर सिन्हा। इंग्लिश क्या कोई काम कर सकता है? इंग्लिश काम कर सकता है? अगर यह काम नहीं कर सकता है तो यह क्या हो जाएगा? नॉन डूअर हो जाएगा। और वैसे भी हम देख रहे हैं सेंटेंस में बाय मिस्टर सिन्हा क्या है? काम करने वाला व्यक्ति तो आगे है। सेंटेंस किस में है? पेशी में जा रहा है। अगर यह सेंटेंस पेशी में जा रहा है तो शैल विल के साथ हमने क्या पढ़ा है? बी प्लस भी थ्री का यूज करना है। बी प्लस भी थ्री। दूसरा भी हो सकता है इसमें, या तो इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, डायरेक्ट टॉट लिखो, या बीइंग टॉट भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बी के साथ बीइंग का भी तो यूज कर सकते हैं, तो बीइंग टॉट भी लिख सकते हैं या टॉट लिख सकते हैं। लेकिन गलती तो यहीं पे है, तो दोनों हो सकता है यहाँ पे, या तो बीइंग टॉट हो सकता है या डायरेक्ट टॉट लिखो। समझ में आया? तो इंग्लिश विल बी टॉट बाय मिस्टर शर्मा या इंग्लिश विल बी बीइंग टॉट बाय मिस्टर शर्मा। तो ये था एरर इसमें। चलो इसको नोट कर लो, और नेक्स्ट इससे आगे जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलो बस आज यहीं तक रखना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ गया सबको? धीरे धीरे आएगा, एक ही बार में कैसे समझ सकते हो? क्या जी? आज समझ क्यों नहीं सकते हो? देखो, प्रत्येक स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए अब पढ़ रहे हो, शैल विल कहीं पे यूज हो रहा है, कंडीशनल क्लॉज कहीं पे हो रहा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं पे कंजंक्शन आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है। तो ये हर पार्ट एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है, कोरिलेटेड है। इसलिए जब हम पूरे पार्ट्स को रिलेट करके चलेंगे तब जाकर के समझ में आएगा। और उसके लिए सबसे पहली बात क्या याद है? सबसे पहली बात क्या याद रखना है? कि जस पढ़तम तत् गुरुवे समर्पितम। जो पढ़ो लिखो गुरु जी के देते जाना है, अपने पास नहीं रखना है।
गुरुवे समर्पितम नहीं करना है, जब अपने आप में समर्पण करना है तब होगा। चलो आज यहीं तक रखते हैं।